नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हम गैस अंदर लेते हैं वो कैसे हमारे शरीर तक पहुंचती है, ठीक है। ये हम आज पढ़ेंगे कैसे जो हमने हवा ली है वो खून तक पहुंचती है, ब्लड तक पहुंचती है और ब्लड कैसे उनको सेल्स तक लेकर जाता है, ठीक है। कैसे ब्लड सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और एल्वियोलाई को देता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदान प्रदान किसका, गैसेस का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आइए शुरू करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले जो हमारे को पहले से जानकारी होनी चाहिए वो हमारे को ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे ब्लड में या फिर एल्वियोलाई में या फिर हमारे सेल्स में क्या होता है, ठीक है। इससे पहले एक सवाल बनता है कि पार्शियल प्रेशर खुद क्या होता है। तो हमारा सवाल यहां पर यह बनता है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। बहुत बार बच्चों को ये नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, पसीने छूटने लग जाते हैं ना। लेकिन ऐसा डरने की बात नहीं होगी इस कक्षा के बाद में, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में एक बक्सा है। क्या है हमारे पास में? एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, राइट। अब क्या है, हम बोलते हैं कि इस बॉक्स में अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। चलो मान लेते हैं हम कि दो प्रकार की गैसेस हैं। एक ये ऑरेंज कलर की गैस है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर के गैस के मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। और एक हम बना लेते हैं पर्पल कलर की गैस, ठीक है। पर्पल कलर की गैस हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो एक गैस हमने ये बना ली, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूं कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, क्या भरते हैं, एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो हवा क्या करती है मान लीजिए गुब्बारे में हमने हवा भरी, ठीक है। तो ये गुब्बारे में जो हवा है ये क्या करेगी, इसकी वॉल्स पे प्रेशर डालेगी, इसकी वॉल्स पे क्या करेगी, प्रेशर डालेगी कि नहीं डालेगी, डालेगी। वैसे ही यहां पर ये जो ऑरेंज कलर की गैस है, मान लीजिए ये जो ऑरेंज कलर की गैस है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये जो पिंक पर्पल कलर की गैस है इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब क्या है, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्या होगा, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या प्रेशर डालेगी, कुछ प्रेशर डालेगी इस दीवार पे, इस बॉक्स की दीवार पे कुछ प्रेशर डालेगी ऑक्सीजन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो प्रेशर बोलेंगे जो ऑक्सीजन डाल रही है, ठीक है। वैसे तो अभी ये दोनों गैसेस मिलकर इस बॉक्स की दीवारों पे प्रेशर डाल रही है, लेकिन जब हम सिर्फ ये पता करेंगे कि ऑक्सीजन कितना प्रेशर डाल रही है इस बॉक्स की दीवार पर, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस CO2 नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, दो गैसेस में से हम सिर्फ एक गैस का प्रेशर निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कैसे लिखा जाता है, PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि CO2 कितना प्रेशर डाल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और उसको हम कैसे लिखेंगे, PCO2। इतनी बातें समझ आ गई। तो जब हम इंडिविजुअली अलग अलग हर गैस का प्रेशर देख रहे हैं, मान लीजिए बॉक्स में बहुत सारी गैसेस हैं, X गैस, Y गैस, Z गैस है, ठीक है। एक क्या है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाती हूँ, राइट। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, एक मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पर। अब यहाँ पर येलो कलर की गैस भी है,
क्या है, येलो कलर की गैस भी है, यहाँ पर ये पर्पल पिंक कलर की गैस भी है, ठीक है, और यहाँ पर रेड कलर की गैस भी है, ठीक है, समझ आ गई। अब जो रेड कलर की गैस है, जो रेड कलर की गैस है उसको मैं लिख रही हूं Z, उसको क्या लिख रही हूं मैं Z। जो पिंक पर्पल कलर की गैस है उसको मैं लिख रही हूं Y गैस, और जो येलो कलर की गैस है उसको मैं लिख रही हूं X गैस, ठीक है। अब ये सारी गैसेस मिलकर इस गुब्बारे पे, ये जो सर्कुलर गुब्बारा है इस पे प्रेशर डाल रही हैं। ये सारी गैसेस मिलकर इस गुब्बारे पे क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि X कितना प्रेशर डाल रही है अकेले, तो हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ X निकालेंगे। अगर हमें ये देखना है कि Y कितना प्रेशर लगा रही है अकेले, तो हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ Y कितना है। और अगर हमें सिर्फ ये देखना है कि Z कितना गैस प्रेशर लगा रही है, तो हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Z। इतनी बातें समझ आ गई आपको? ये पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही अब जब मैं आपको बोल रही हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, अब हम इसमें कौन कौन सी गैस पढ़ेंगे। हमारे 3 दोस्त हैं भाई, हमारे पर्यावरण में 3 दोस्त हैं हमारे, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन आता है। नाइट्रोजन आता है कुछ 79% के करीब, ऑक्सीजन आता है कुछ 21% के करीब, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कुछ 0.3 कुछ % के करीब आता है, ठीक है। बाकी कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं, राइट। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे वो दोस्त हैं जिनके बारे में या जिनके पार्शियल प्रेशर्स हमारे काम आएंगे, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या है, इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण पार्शियल प्रेशर जो हमारे लिए है वो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यही 2 गैसेस हैं जिनको हीमोग्लोबिन कैरी करने वाला है। यही 2 गैसेस हैं जिनको हीमोग्लोबिन कैरी करने वाला है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं जब पार्शियल प्रेशर की, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि वेट के लिए हम यूनिट को यूज करते हैं केजी या फिर ग्राम या फिर मिलीग्राम, वैसे ही हम पार्शियल प्रेशर के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है mmHg, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम जो गैस इंस्पायर कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, 159। मतलब जो गैस, मान लीजिए ये आपकी शक्ल है, चलो बुरा मत मानो, ये मेरी शक्ल है, ठीक है, ये क्या है, मेरी शक्ल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से हवा ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, गैस अंदर ले रही हूँ। तो बाहर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, CO2 का होगा और नाइट्रोजन का होगा, वो क्या होएगा, ऑक्सीजन का तो होगा 159 mmHg। क्या होगा ऑक्सीजन का, 159 mmHg, ठीक है। ये हो गया किसका, एक लौती ऑक्सीजन का। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो उसका पार्शियल प्रेशर अंदर जो हवा जा रही है उसमें क्या है, 0.3 है। क्या है, 0.3 mmHg है। और जो नाइट्रोजन है उसका है 596, क्या है, 596 mmHg है। ये कौन सी हवा हुई, इंस्पायर्ड एयर, जो हमने अंदर ली। अब ये अंदर जब हवा एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो उसमें 104 mmHg ही पार्शियल प्रेशर रह जाता है। क्या रह जाता है, mmHg 104 रह जाता है ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है 40 और नाइट्रोजन का हो जाता है 573, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो नाम से हमारे को सुनकर समझ आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हुआ, जो ब्लड हमारे को टिश्यू के सेल्स से आ रहा होगा,
ठीक है, जो ब्लड टिश्यू के सेल्स को ऑक्सीजन देकर आ रहा है, अब उसमें तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसने जो ऑक्सीजन लेकर आया था लंग्स से या एल्वियोलाई के पास से, वो तो उसने सेल्स को दे दिया। अब उसके पास क्या बचा है? कम बचा है, तो डीऑक्सीजनेटेड है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रह जाएगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्स ने उनको क्या दे दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, तो वो 45 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम रहेगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद में जब हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का, वो है 116 और कार्बन डाइऑक्साइड का 32। ठीक है, टिश्यूज में क्या है? टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यूज में या सेल्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है 45। इनमें से आपको मेजरली कौन से ध्यान रखने हैं? आपको एक ध्यान रखना है ये इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है एल्वियोलर एयर, और आपको एक ज्यादा से ज्यादा याद रख लेना है टिश्यूज का। बाकी तो आपको मेरे डायग्राम में अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो सारे ही आपको अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान इन 3 पे देना है। अभी इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं होती है, जैसे अंदर जाती है वैसे ही बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने हवा अंदर ली, 159 पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, 0.3 था किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। मेरे साथ में बोलते जाओगे तो देखो याद हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है, अब तुम सोच लो खुद। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब क्या हुआ? जब हमने हवा अंदर ले ली, सांस अंदर ले ली, ठीक है, तो सांस कहां से होती हुई जाएगी? फ्रॉम दी पैसेज, बताओ मेरे को फटाफट, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बताओ। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स, ट्रैकिया, आगे लंग्स, ब्रोंकाई में आएगा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में जब हमारी गैस पहुंच जाएगी तो क्या होगा? एल्वियोलाई में जो गैस है वो किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा, और जो ब्लड के पास है वो एल्वियोलाई को देगा। इसके बारे में हम पॉइंट बी में समझेंगे, ये पॉइंट ए है। अभी हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं कि जो सांस हमने अंदर ली वो एल्वियोलाई तक पहुंची, और एल्वियोलाई से कहां पहुंची? ब्लड में पहुंची। कहां पहुंची? ब्लड में पहुंच गई। ठीक है, अब एल्वियोलाई में हमारी टेबल के हिसाब से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? 40 है। कहां पर? एल्वियोलर एयर में। ठीक है, चलो अब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लंग एल्वियोली के बीच में और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। तो पल्मोनरी कैपिलरी हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी एल्वियोलाई है, क्योंकि जो क्या है हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को पिंक कलर से बना देते हैं या एल्वियोलाई को बनाते हैं वाइट से। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक बलून शेप्ड क्या है? एल्वियोलाई है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गैसेस हैं। इसके अंदर जो गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg। भाई सही लिखा है कि नहीं लिखा है? सही लिखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 40 mmHg। ये क्या है? एल्वियोलर एयर है। क्यों बोला? क्योंकि ये एल्वियोलाई है और इसमें जो हवा होगी वो क्या होगी? एल्वियोलर एयर होगी। ठीक है, और ये उसके पार्शियल प्रेशर्स लिखवाए हुए हैं। ठीक लिखे हैं, 104 और 40। सही है। चलो अब क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होता है? किसका
किसका नेटवर्क होता है? इस एल्वियोलाई के पूरे ऊपर क्या होता है? एक जाल बिछा होता है। किसका जाल बिछा होता है? याद करके बताओ, किसका? कौन इसके इंटीमेट कांटेक्ट में रहता है? सारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो एल्वियोलाई के इंटीमेट कांटेक्ट में रहती हैं। ठीक है, याद आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होने वाला होता है। क्या एक्सचेंज होने वाला होता है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि नहीं बताया था कि जो एल्वियोलाई हैं वो क्या लेकर आ रही है? ऑक्सीजन लेकर आ रही है। किसको देगी? ब्लड को देगी। किसको देगी? ब्लड को देगी। और जो ब्लड है वो एल्वियोलाई को क्या देगा? CO2, जो कि ब्लड कहाँ से ला रहा है? टिश्यूज से ला रहा है। ब्लड कहाँ से ला रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ला रहा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आया? टिश्यू के जो सेल्स हैं उनसे ला रहा है। तो ये रिएक्शन समझ आया आपको? ये रिएक्शन याद कर लोगे तो आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझने में बहुत आसानी होगी। क्या हुआ? एल्वियोलाई के पास में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और कार्बन डाइऑक्साइड का कम था। अब क्या हुआ? जब एल्वियोलाई के पास में क्या है? पार्शियल प्रेशर कार्बन ऑक्सीजन का ज्यादा है। कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के पास में? कितना है? 104 mmHg है। ठीक है, और जबकि ब्लड के पास क्या था? ब्लड के पास में क्या था? 40 mmHg था। किसका पार्शियल प्रेशर? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो कोई भी हवा, कोई भी गैस कहां से कहां मूव करती है? फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर। जहां ज्यादा पार्शियल प्रेशर होएगा उससे कम पार्शियल प्रेशर वाले जगह पर मूव करेगी। तो अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 और यहाँ पे है 40, तो हवा एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, और ब्लड में जाकर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 95 mmHg हो जाएगा। क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 95 mmHg। जरा देख लें कि सही लिखा है कि हमने नहीं लिखा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 95 है। क्या है? 95 है। इतनी बात याद आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो टिश्यूज है हमारे, कहाँ चले गए हमारे टिश्यूज? ये रे, जो हमारे टिश्यूज हैं वहां पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है? 40 mmHg है। क्या है? 40 mmHg है। तभी तो 95 से जब कम है तो ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चली जाएगी? टिश्यूज में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? टिश्यूज में चली जाएगी। थोड़ा साफ साफ बना दे इसको। चलो एक बार और इसको बना लेते दोबारा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से हमारे को किसको देना है? ब्लड को देना है। क्या देना है? ब्लड को देना है ऑक्सीजन। एक अकेले ऑक्सीजन की बात करेंगे, उसके बाद क्या है? टिश्यू सेल्स को देना है ऑक्सीजन। तो पहले इनके पार्शियल प्रेशर लिख लें क्या? पार्शियल प्रेशर, जी हाँ, पार्शियल प्रेशर किसका लिखेंगे? ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का क्या है? 104 mmHg। एक अभी बहुत ही बड़ा मैंने खुलासा किया कि ज्यादा पार्शियल प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर को क्या लिखोगे तुम? ज्यादा पार्शियल प्रेशर से गैस कम पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। ये एक तुम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपने दिमाग में चिपका लो। ठीक है, तो एल्वियोलाई में क्या है? पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है। ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, वो क्या रहता है? अब ब्लड में भी दो बातें हैं। एक ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर अभी इसका पार्शियल प्रेशर क्या है? ऑक्सीजन का 40 mmHg है। क्या है? 40 mmHg है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर क्या है? जल्दी बताओ। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर क्या है? 40 है। ठीक है,
अब आगे की बात करते हैं टिश्यू सेल्स की। टिश्यू सेल्स में जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, वो क्या है 40 mmHg है। क्या है 40 mmHg है। तो अब आप देखो यहां से ऑक्सीजन कहां जाएगा, यहां जाएगा, और यहां से फिर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां कम होने, टिश्यू सेल्स में कम होने की वजह से ऑक्सीजन कहां आ जाएगा, टिश्यू सेल्स में आ जाएगा। चलो देखते हैं, एल्वियोलाई में 104 mmHg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब एल्वियोलाई क्या करेगा, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे 40 mg है तो किसको दे देगा, किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो यहाँ पे फिर जब दे देगा तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 95 mmHg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 95 mmHg। ये किसका है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। मतलब इस ब्लड में क्या है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। क्या है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है। बाहर से क्या आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को दे दिया हमने, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ डिफ्यूज हो गई। ये सारा मामला, ये सारा जो आदान प्रदान हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूज हो गई गैस क्योंकि यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पर कम था। अब जब हम ब्लड का और टिश्यू सेल्स का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये ब्लड ऑक्सीजन किसको दे देगी, टिश्यू सेल्स को दे देगी। किसको दे देगी, टिश्यू सेल्स को दे देगी, और टिश्यू सेल्स को ये इसने ऑक्सीजन दे दिया। टिश्यू सेल्स ऑक्सीजन का क्या करेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे और एनर्जी बनाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन याद है, टिश्यू सेल्स ऑक्सीजन का क्या करेंगे, टिश्यू सेल्स उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, अपने काम में ले लेंगे और फूड का ऑक्सीडेशन कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई। ऑक्सीजन यूज करते ही उनका पार्शियल प्रेशर वापस क्या आ जाता है, 40 mmHg आ जाता है। क्या आ जाता है, 40 mmHg आ जाता है। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब जब हम एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं तो जब हमने हवा को अंदर लिया है, जब हमने हवा को अंदर लिया है तो हमारा, और एल्वियोलर एयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एल्वियोलर एयर में क्या है, पार्शियल प्रेशर 40 है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, 40 है, पर टिश्यूज में क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अभी आगे देखो क्या है यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं PCO2। PCO2 क्या है एल्वियोलाई का, 40 mmHg, ठीक है। क्या है, 40 mmHg है। अब ब्लड का यहाँ पर क्या है, PCO2, ब्लड का यहाँ पे PCO2 क्या है, 40 mmHg है। क्या है, 40 mmHg। ये किस ब्लड की बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, जिसमें जो PCO2 है वो क्या है, 40 mmHg है। क्या है, 40 mmHg। अब दोनों जगह पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है, जबकि टिश्यूज में जो PCO2 है वो क्या है, 45 mmHg है। क्या है, 45 mmHg है। बराबर से क्या आदान प्रदान हो पाएगा CO2 का, नहीं हो पाएगा। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 है, तो क्या वो 45 में जा पाएगी, क्या कम पार्शियल प्रेशर से हवा ज्यादा पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लड कभी भी सेल को CO2 नहीं देगा, सेल को CO2 ब्लड कभी भी नहीं देगा। ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर हो जाएगी, निहायत ही गलत ही डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड कभी भी CO2 टिश्यू सेल्स को नहीं देगा।
इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि टिश्यू सेल्स के पास हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई? किसका काम है CO2 देना ब्लड को? CO2 कौन देगा? टिश्यू सेल्स जो हैं वो ब्लड को CO2 देंगे। टिश्यू सेल्स जो हैं वो ब्लड को CO2 देंगे और ब्लड क्या बनेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। ये किसका है? PCO2। PO2 किसका है? 40 mmHg डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख देते हैं यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का PO2 क्या है? 40 mmHg है। ठीक है, अब इसी की बात करें अगर हम PCO2 की, PCO2 क्या है? टिश्यू सेल्स ने क्या दिया है? 45 दिया है। क्या दिया है? 45 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम PCO2 की बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो वो है 45 mmHg। क्या है? 45 mmHg है, राइट। तो इसने क्या किया? इसने यहां से 45 mmHg जो इसके पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, इसको दे दिया। किसको दे दिया? 40 mmHg को एल्वियोलाई को दे दिया। एल्वियोलाई को दे सकता है क्योंकि 45 से तो CO2 40 पे आ सकती है ना। जब एल्वियोलर एयर से तुम ऑक्सीजन ले सकते हो तो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, वो क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो यहाँ पे एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर पे तो गैस आ सकती है, तो CO2 आ जाएगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? राइट। तो अब इसी को ही हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं और ये जो पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो एक्सचेंज है गैसेस का बिटवीन लंग्स, एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ? एल्वियोलाई से जो भी ब्लड कैपिलरी में जा रहा है, एल्वियोलाई से जो भी ब्लड कैपिलरी में जा रहा है उसको बोला गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला गया है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला गया। अब ये आदान प्रदान होने के लिए जो कि किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। तो डिफ्यूजन को होने के लिए क्या चाहिए? एक पतली मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए? पतली मेम्ब्रेन चाहिए। और डिफ्यूजन जिस मेम्ब्रेन से हो रहा है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब आगे हम इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी थिन एंड हैज रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। The wall of alveoli is very thin and has rich network of blood capillaries. ये तो हमने इस डायग्राम में देख लिया कि एक एल्वियोलाई के ऊपर क्या है? काफी सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ऐसा लगता है कई बार कि जो एल्वियोलाई है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो खून की ही बनी हुई है, क्योंकि ये जो कैपिलरीज है ये इतना ज्यादा चिपक के इससे रहती हैं, इतना ज्यादा इससे चिपक के रहती है कि ऐसा लगता है कि एल्वियोलाई की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, बाहर की सतह है, वो किसकी बनी हुई है? ब्लड की बनी हुई है। क्या लगता है? एल्वियोलर वॉल सीम्स टू बी अ शीट ऑफ फ्लोइंग ब्लड। क्या है? मतलब क्या है उसका? शीट ऑफ फ्लोइंग ब्लड एंड इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि जो ये एल्वियोलाई है और साथ ही में यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है वो इतनी ज्यादा पास होती हैं कि ये एक ही मेम्ब्रेन जैसी दिखती है, जिसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसी के जरिए क्या होता है? आदान प्रदान होता है गैसेस का। इसको और क्या बोला जाता है? एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक लेयर तो किसकी है? एल्वियोलाई की है और दूसरी लेयर किसकी है? कैपिलरी की, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं।
अब जो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? अब ये मान लीजिए कि आपका ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर एक बार हम क्या बना लेते हैं, ये जो एल्वियोलाई है इस एल्वियोलाई की भी तो क्या होंगी, सेल्स होंगी। तो क्या है एल्वियोलाई की, क्या है ये सेल्स होंगी। यहाँ पर ये क्या है एल्वियोलर एपिथेलियम है, ठीक है। एल्वियोलर एपिथेलियम के बाद में क्या होगी, एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी, एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद में एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में और ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके बीच में एक स्पेस है। ये आपको स्पेस नजर आ रही है, ये आपको स्पेस नजर आ रही है जिसको मैं पिंक फ्लूइड से भर रही हूं। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो कैपिलरी है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। जो कैपिलरी है, जो ये वाइट कलर की आपको कैपिलरी दिख रही है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद इसके खुद के एंडोथीलियम सेल्स आएंगे। क्या आएंगे, एंडोथीलियम सेल्स आएंगे। एंडोथीलियम किसकी आएगी, एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी की आएगी। तो क्या हुआ, एल्वियोलाई की एपिथेलियम, फिर एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर कैपिलरी की मेम्ब्रेन, कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी की एंडोथीलियम। तो ये चारों मिलकर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, इन चारों से बनी हुई है। कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी की क्या आएगी, एंडोथीलियम आएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ एक क्लियर डायग्राम देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक क्लियर डायग्राम और बना देते हैं। ये क्या है, बलून शेप की एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई की ये वाइट आउटलाइन को आप मान लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका सेल्स हैं, ठीक है। ये वाले जो सेल्स हमने यहां बनाए थे वाइट कलर के, ये क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम है। अब एल्वियोलर एपिथेलियम के बाद आएगी एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहां पर ब्लड कैपिलरी को पिंक कलर से बना लेते हैं। क्या है, ब्लड की कैपिलरी है। ये क्या हो गई, ब्लड की कैपिलरी, ये हो गई ब्लड की कैपिलरी। अब इस ब्लड की कैपिलरी में भी क्या होगा, ये तो पिंक वाली तो क्या हो गई, ब्लड की कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होगा, इसकी एंडोथीलियम होगी। क्या होगी, एंडोथीलियम होगी। समझ आ गई इतनी सी बात। अब ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये तो एल्वियोलाई है। पिंक कलर का स्ट्रक्चर क्या है, कैपिलरी है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। क्या है ये, थिन इंटरस्टिशियल स्पेस है। मार्किंग करना स्टार्ट कर दें। ये जो ऑरेंज वाली है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन से लेटर से मार्क किया है इंटरस्टिशियल स्पेस को, सी से, थिन इंटरस्टिशियल स्पेस, तो ये है सी, ठीक है। अब जो ये येलो कलर की है, ये क्या है, एल्वियोलाई की एपिथेलियम है, मतलब ए। तो ये जो येलो है ये क्या है, ए है, मतलब एल्वियोलर एपिथेलियम। फिर ये जो व्हाइट है वो है क्या, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बी। क्या, एल्वियोलर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका, एल्वियोलाई का। उसके बाद में इंटरस्टिशियल स्पेस आ गई सी। उसके बाद में ये जो पिंक है ये क्या है, ये जो पिंक वाली है ये क्या है, कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है, कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, डी है ना। और ये जो ग्रीन सेल्स हैं ये क्या है, कैपिलरी के एंडोथीलियम सेल्स हैं।
कैपिलरी में स्क्वामस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं। याद आया? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया है? पूरा डायग्राम बन गया है। ये है आपकी एल्वियोलाई और ये बाहर जो पिंक स्ट्रक्चर है ये है आपका कैपिलरी, और इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी कैपिलरी। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लंग्स में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी कैपिलरी बोलेंगे। अब ये दोनों लेयर्स मिलकर फॉर्म अ मेम्ब्रेन ऑफ 0.2 mm थिकनेस। इन सबको जब हम अगर मिला दें, इन सबको अगर हम जब मिला देते हैं या एक साथ काउंट करते हैं, इन सबको जब हम एक साथ काउंट करते हैं तो इनकी इनकी जो मोटाई है वो कितनी आती है? 0.2 mm की थिकनेस आती है, और इसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है गैसेस का। So respiratory membrane has limit of gaseous exchange between alveoli and pulmonary blood. Pulmonary blood और alveoli के बीच में एक लिमिट तक ही एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का। उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये आपका डायग्राम है जो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही थी, वो ये रहा आपके पास डायग्राम। ये अंदर वाली क्या है? आपकी एल्वियोलाई है। बाहर ये जो दो हैं ये क्या है? ये पूरी आपकी कैपिलरी है। ये पूरी क्या है? आपकी कैपिलरी है। ठीक है। अब यहाँ पे अंदर आई गैस। गैस जब अंदर आई तो रेड ब्लड सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया। रेड ब्लड सेल्स जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स थे, यहाँ से आ रहे थे, इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन था। रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन ले लिया, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी जो यहाँ से आ रहा था उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसने एल्वियोलाई को क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ से जो रेड ब्लड सेल्स निकले वो ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ से जो आया थे वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये डायग्राम आप देखो तो ये जो है, ये वाली जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है वो क्या है? वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है। ठीक है। एल्वियोलाई की जो अंदर वाली है पहले एपिथेलियम है, फिर एपिथेलियम की बेस में एल्वियोलाई की एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद यहाँ से क्या चालू हो गया? ब्लड कैपिलरी चालू हो गई। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है बीच में, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड के बीच में और आरबीसी के बीच में, राइट। तो ये साइड है एल्वियोलस और ये साइड क्या है? ब्लड कैपिलरी है। कैपिलरी बेसमेंट है और फिर कैपिलरी एंडोथेलियम है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है कि एक मिनट में इन 1 मिनट कितनी गैस डिफ्यूज हो सकती है जिसमें 1 mmHg प्रेशर का डिफरेंस हो। मतलब क्या है कि एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बीच में 1 mmHg का डिफरेंस होना चाहिए, तब ही क्या होगा? डिफ्यूजन होगा गैस का। और जितना डिफ्यूजन कितने टाइम में होगा? 1 मिनट में होगा। उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है। So diffusing capacity is defined as the volume of gas that diffuses through the membrane per minute। मतलब हर मिनट में कितनी गैस जा रही है, अगर प्रेशर डिफरेंस क्या है? 1 mmHg है तो। ठीक है। So it is further dependent on the solubility of diffusing gas। एक तो पार्शियल प्रेशर पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? गैस की सॉल्युबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड को आसान रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। दूसरे वर्ड में अगर पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस पे डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो 20 टाइम्स से 25 टाइम्स ज्यादा होता है ऑक्सीजन से।
एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2 times फास्टर देन नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी किसकी हो गई? CO2 की हो गई। सबसे ज्यादा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी किसकी हुई? CO2 की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है इन द एल्वियोलाई इज हायर, किससे ज्यादा है? हायर है, 104 mmHg है। एल्वियोलाई में हमने क्या देखा था? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 104 mmHg है। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसमें कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है। इसलिए क्या होता है? हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, सो देन दैट इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला? वो ब्लड वेसल्स जो कि लंग्स में क्या ला रही हैं? ब्लड ला रही हैं, हार्ट से ला रही हैं, और उनमें क्या होगा? ये यहाँ पे 95 को आप कट करके यहाँ पे लिखेंगे 40 mmHg, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है। तो इसका तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो क्या होगा? जो एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजन को कहाँ डिफ्यूज कर देगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज कर देगी। जैसे ही गैसेस डिफ्यूज करती हैं हायर, क्यों होएगा ये डिफ्यूजन? क्योंकि हमेशा गैसेस कहाँ से डिफ्यूज करती हैं? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर में डिफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 104 mmHg, 104 mmHg, साथ साथ में बोलते जाओ। 104 mmHg से 40 mmHg की ब्लड कैपिलरीज में क्या चला जाता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। राइट, सो जैसे एज द गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम higher to lower concentration, the movement of oxygen is from alveoli to the blood। तो alveoli से कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। रिवर्स इज द केस इन रिलेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मान लीजिए ये alveoli है। ठीक है, alveoli में क्या है? alveoli में क्या था? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का था 40 mmHg। क्या था? 40 mmHg था। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? 45 mmHg था। क्या था? 45 mmHg। तो ब्लड किसको दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे देगा। तो ये हो गया ऑपोजिट इंटरैक्शन, ऑपोजिट एक्सचेंज हो गया। ऑपोजिट एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? कि ब्लड ने तो एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और एल्वियोलाई ने ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया। सो रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, partial pressure of carbon dioxide is higher in deoxygenated blood, that is 45 mmHg, जबकि alveoli में 40 mmHg होता था। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है? ब्लड से alveoli में चली जाती है। इतनी बातें समझ आ गई। पार्शियल प्रेशर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, जैसा कि आपको टेबल को देख के लगा होगा, तो जो नाइट्रोजन है इज द सेम रहता है। क्यों? क्योंकि एज इट इज इन द ब्लड नाइट्रोजन सेम टू सेम रहता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज द सेम इन द alveoli as it is in the blood, right? That is 537 mmHg. This condition is maintained because nitrogen as a gas is not used up in our body. हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है नाइट्रोजन का। ये एक मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आई हूं जिसमें आपको पूरा एक्सचेंज ऑफ गैस समझ आ
आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे एल्वियोलाई और ब्लड के बीच का आदान प्रदान, यही पढ़ रहे थे हम, यही पढ़ रहे थे, इन्हीं के बीच में घूम रहे थे। लेकिन हम इससे आगे तो बढ़े ही नहीं। ब्लड किसको देता है जाके, ब्लड किसको देता है, वो मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले शुरू में, टिश्यू सेल्स को देगा। तो ब्लड टिश्यू सेल्स को क्या देगा और टिश्यू सेल्स ब्लड को क्या देंगे, ये हम पढ़ेंगे बी पॉइंट के अंदर, जिसमें कि जो एक्सचेंज होगा वो होगा बिटवीन टिश्यू ब्लड कैपिलरीज, टिश्यू की जो ब्लड की कैपिलरीज हैं उनमें, और टिश्यू के सेल्स हैं। अब इस रेस्पिरेशन को, ये वाला जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन को अब हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन है। ये क्या था, ये था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। अब जब ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में हो रहा है उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर देखें ऑक्सीजन का, तो वो हायर है, किसमें हायर है, दैट इज 95 mmHg। जो ब्लड लेकर आ रही है टिश्यू की कैपिलरीज, जो ब्लड लेकर आ रही है टिश्यू की कैपिलरीज, वो 95 mmHg वाला ऑक्सीजन लेकर आ रही है पार्शियल प्रेशर। देन दैट ऑफ द बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स में क्या था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg, वो क्या था 40 mmHg था। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का आने वाले ब्लड में क्या था, आने वाले ब्लड में 40 mmHg था, जबकि सेल्स के पास में 45 mmHg था। अब आप देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, आप खुद मुझे जवाब दोगे, ठीक है। तो अब क्या है, हम बना लेते हैं एक ब्लड कैपिलरी बना लेते हैं, या पहले हम क्या बना लेते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी बना लेते हैं। तो ब्लड कैपिलरी ये ऐसे आ रही है, राइट, ये ब्लड कैपिलरी हो गई। और ब्लड कैपिलरी के पीछे ही क्या है, यहाँ पे सेल्स हैं, क्या है, यहाँ पे टिश्यू के सेल्स हैं, ये टिश्यू के सेल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि जो टिश्यू के सेल्स हैं, जो टिश्यू के सेल्स हैं उनमें जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में यूज कर लिया फूड के, तो इनके पास में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके पास में 40 mmHg रह जाएगा। अब क्योंकि जब इन्होंने फूड का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो इनके पास में जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद में जब क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है कि नहीं होती है। तो जब सेल्स CO2 रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर किसका बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 mmHg हो जाएगा। इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहां से सेल्स आ रहे हैं, आरबीसीज आ रहे हैं, ये आरबीसीज आ रहे हैं, ठीक है। आरबीसीज क्या लेकर आ रहे हैं, आरबीसीज लेकर आ रहे हैं ब्लड, आरबीसीज ब्लड लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहां से, और ये ब्लड यहां से ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां पर जो ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम यहां से ये ब्लू आरबीसी कर देते हैं, ठीक है, ये ब्लू आरबीसी कर दिया। चलो अब इससे आपको समझ आ जाएगी थोड़ा बहुत, ठीक है, डिफरेंस कर दिया। अब यहां पर हम लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब इसके पास जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा, 95 mmHg होगा। क्या होगा, 95 mmHg होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 40 mg होगा, mmHg होगा। क्या होगा, 40 mmHg होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, कैसा एक्सचेंज होएगा, कैसा एक्सचेंज होएगा, यहाँ पर जल्दी से बता दो, कैसा एक्सचेंज होएगा।
तो टिश्यूज में, टिश्यू के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के सेल्स दे देंगे ब्लड को, किसको दे देंगे, ब्लड को दे देंगे, और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ज्यादा लेकर आ रहा है, इसलिए वो टिश्यू को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। समझ आ गई। ऐसा करते करते जब यहां से इधर आया और ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने सारी ऑक्सीजन किसको दे दी, ज्यादातर ऑक्सीजन किसको दे दी, सेल्स को दे दी। तो यहाँ पे PO2 क्या हो गया, 40 mmHg हो गया, जबकि PCO2 क्या हो गया, CO2 किसने दे दी, यहाँ पर दे दी ना CO2, ये दे दी CO2, दे दी कि नहीं दे दी, तो CO2 क्या हो गया, CO2 बढ़ गया, जो 40 mm CO2 था ये क्या होगा, PCO2 होगा, क्या होगा, PCO2 होगा, गलती से मैंने इसको PO2 लिख दिया था। तो ये जो 40 mmHg था PCO2, वो क्या हो जाएगा, PCO2 हो जाएगा 45 mmHg। समझ आ गई इतनी सी बात। यही हमारे को पढ़ना है जो पीछे थ्योरी लिखी हुई है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, 95 mmHg है 95 mmHg। उसके बाद में देन दैट ऑफ द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का, 40 mmHg है। तो क्या होगा, एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है ब्लड में, 40 mmHg है, जबकि बॉडी सेल्स में क्या है, बॉडी सेल्स में क्या है, 45 mmHg है। तो क्यों, कैसे होएगा एक्सचेंज, देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरी ब्लड टू द बॉडी सेल्स। क्या बनाया, कैपिलरी के ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, सेल्स में जा रहा है। सही बनाया है कि मैम ने नहीं बनाया, बोलो भाई, तो बनाया है ना सही। उसके बाद में अब क्या हो रहा है, थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, टिश्यू से सेल्स में आएगा, क्योंकि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और ब्लड में कम है। सो क्या हो रहा है, फ्रॉम द बॉडी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द बॉडी सेल्स, बॉडी के कोशिकाओं से खून की नलियों में जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई। सो नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर क्या हो गया, खून डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड एंड द लैटर इज कैरीड टू दी हार्ट, हेंस टू दी लंग्स। अब ये जो ब्लड है ये कैपिलरीज कहाँ ले जाएंगी, हार्ट तक ले जाएंगी, और हार्ट इनको कहाँ पंप कर देगा, लंग्स को पंप कर देगा। इतनी बात समझ आ गई। उस डायग्राम पे आ जाए जहां पीछे ये वाला हमारा डायग्राम था। आओ चलो बच्चों ये वाला डायग्राम देखते हैं। तो इंस्पायर्ड एयर हमने ली, क्या ली हमने, इंस्पायर्ड एयर ली कि नहीं ली, इंस्पायर्ड एयर मतलब सांस अंदर ली, कहाँ पहुंची, एल्वियोलर एयर में पहुंची। एल्वियोलर एयर इसमें लिखा हुआ है, एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर का PO2 क्या था, याद करके बताओ, 104 mmHg था, क्या था 104 mmHg था, और PCO2 क्या था, PCO2 क्या था, 40 mmHg था। अब एल्वियोलाई से जब यहाँ पर क्या है, जब लंग्स, ये बॉडी टिश्यू से जब ब्लड आ रहा है, हार्ट ने पंप किया है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है, जिसमें इस पल्मोनरी आर्टरी में P ऑक्सीजन क्या है, 40 mmHg है, और PCO2 क्या है, 45 mmHg है। ठीक है, अब जब इसको क्या मिल जाएगा, एल्वियोलाई से इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये एल्वियोलाई को CO2 दे देगा, तो पल्मोनरी वेन आ जाएगी। यहाँ पे पल्मोनरी वेन से ब्लड जाएगा कहाँ पर, हार्ट में जाएगा, हार्ट के ऑरिकल में, फिर ऑरिकल उसको वेंट्रिकल में पुश करेगा, और वेंट्रिकल से जोरदार धक्का लग के ब्लड कहाँ आ जाएगा, सिस्टमिक आर्टरीज में आ जाएगा।
जो कि कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 95 mmHg, 95 mmHg of PO2 and PCO2 as 40 mmHg। किसको दे देंगे अब ये ऑक्सीजन? टिश्यू को दे देंगी, यहाँ पे टिश्यू को दे देंगी। टिश्यू का क्या है? PCO2 45 mmHg है और PO2 क्या है? 40 mmHg है। कैसा एक्सचेंज होगा यहाँ पे? इंटरनल रेस्पिरेशन होगा ब्लड कैपिलरीज से ब्लड सेल्स के बीच में। तो क्या होगा, जो बॉडी टिश्यूज हैं वो इस वाली जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकल कर कहाँ चला जाएगा? बॉडी के टिश्यू के सेल्स के पास चला जाएगा और बॉडी के टिश्यू के सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देंगे? ब्लड को दे देंगे। तो ब्लड क्या बन जाएगा यहाँ पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, जो कि क्या था? हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन था ना। अब ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? ये ब्लड चला जाएगा हार्ट में। हार्ट में से ये पंप होएगा वेंट्रिकल से टुवर्ड्स दी लंग्स, जहां पर ये रिप्लेनिश होएगा, जहां पर ये क्या होएगा? रिप्लेनिश होगा, क्योंकि इसका PO2 हो गया है कम और PCO2 हो गया है ज्यादा। तो ये खून हमारे लिए सही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का PO2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डालना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आ गई? अगली कक्षा में ये पूरा आप लोग रिवाइज करके आएंगे, तभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझ आएगा। तो आज हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का खत्म होता है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।